हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। इन्वायरमेंट का पार्ट नंबर 10 होगा PT 365 का। सो टॉपिक्स यहाँ पे कौन से कवर होने वाले हैं। एनर्जी एफिशिएंसी से हम स्टार्ट करेंगे एंड ट्राई करेंगे कि अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है ये सारी की सारी खत्म हो जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको कोई डाउट वगैरह पूछना है आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं एंड अवेलेबल कॉन्सेप्ट भी वहाँ पे कुछ मैं देता हूँ तो आप वो भी एक्सेस कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट हियर। सो एनर्जी एफिशिएंसी के अंडर फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे है स्टार लेबलिंग प्रोग्राम, दैट इज SLP। न्यूज़ में क्या था, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया स्टार लेबलिंग प्रोग्राम SLP फॉर सोलर फोटो वोल्टाइक मॉड्यूल्स, दैट इज PVM। SLP के बारे में जानते हैं। बैकग्राउंड क्या है इसका, ये 2006 में लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये प्रोवाइड करता है कंज्यूमर्स को एक इन्फॉर्म्ड चॉइस रिगार्डिंग एनर्जी सेविंग्स एंड कॉस्ट सेविंग पोटेंशियल जो होता है वेरियस एनर्जी कंज्यूमिंग अप्लायंसेस में। ओके, इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। एप्लीकेबिलिटी इसकी है 15 अप्लायंसेस पे मैंडेटरी एंड वॉलंटरी है 20 अप्लायंसेस के लिए, यहाँ पे लिस्ट दी गई है। ओके, अचीवमेंट, ये एमिशन रिडक्शन होगा इससे ऑलमोस्ट 58 मिलियन टन्स ऑफ CO2 पर एनम का। ओके, इन 2015 ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने लॉन्च किया था वॉलंटरी लेबलिंग प्रोग्राम फॉर इन्वर्टर रूम ACs जो होते हैं, एंड उसको मैंडेटरी कर दिया था जनवरी 2018 से। देन 2018 में क्या हुआ, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने अडॉप्ट किया था एक इम्प्रूव्ड रेटिंग मेथोडोलॉजी जिसे हम ICER बोलते थे, ISEER, दैट फैक्टर्स इन वेरिएंस इन जो भी टेम्परेचर होते हैं अक्रॉस द वेरियस क्लाइमेटिक जोन्स उनके अकॉर्डिंग था। ओके, एंड ऑपरेटिंग आवर्स क्या है। ICER जो है ये क्या है, ये एक रेशियो है किसका, कूलिंग सीजनल टोटल लोड का एंड कूलिंग सीजनल एनर्जी कंजम्पशन का। ओके, देन यहाँ पे लिस्ट दी हुई है 35 अप्लायंसेस की या फिर इक्विपमेंट की, 15 मैंडेटरी 20 वॉलंटरी। ओके, मैंडेटरी में कौन से आते हैं आप पढ़ सकते हो, फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर, डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर्स, रूम एयर कंडीशनर, वेरिएबल स्पीड एंड फिक्स्ड स्पीड पे। देन RAC आता है, कैसेट, फ्लोर स्टैंडिंग टार, सीलिंग कैरियर, कॉर्नर AC, लाइट कॉमर्शियल AC फिक्स्ड स्पीड, स्टेशनरी स्टोरेज टाइप इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर, ट्यूबुलर फ्लोरेसेंट लैम्प्स, वॉशिंग मशीन, सेमी टॉप लोड फ्रंट लोड LED लैम्प्स, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन टेलीविजन, कलर टेलीविजन, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, सीलिंग फैन, चिलर्स। सो मैंडेटरी आप ये एक बार देख लो, दोनों इतना याद करना जरूरी नहीं है बट मैंडेटरी को थोड़ा सा ध्यान रखो। एंड वॉलंटरी में क्या है, जनरल पर्पस इंडस्ट्रियल मोटर, एग्रीकल्चरल पंप सेट, डोमेस्टिक गैस स्टोव्स, कंप्यूटर, बेलास्ट, office automation products, diesel engine driven monoset pumps for agricultural purposes, solid state inverter, diesel generator set, microwave oven, solar water heater, air compressors, high energy lithium battery, tires, side by side multi door refrigerator, pedestal fan, table or wall fan, and induction hob and solar photovoltaic modules, that is PVM. About SLP for PVM, that is स्टार लेबलिंग प्रोग्राम फॉर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स देखते हैं। ये क्या करता है, हेल्प करता है सिटीजन्स को एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में जब भी वो डिप्लॉय कर रहे हैं सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स या फिर सोलर पैनल्स को। ओके, सोलर पैनल्स क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को कैप्चर करके, सन की जो भी लाइट एनर्जी होती है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, वॉलंटरी है 2 ईयर्स के लिए और उसके बाद ये सब कंपलसरी हो जाएगा। एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है, यहाँ पे प्रोग्रेशन होगा 1 स्टार टू 5 स्टार। अगर PVM जाते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, वो एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा अराउंड 35% का, क्योंकि वो एफिशिएंट होते हैं, कम एनर्जी कंज्यूम करेंगे 5 स्टार वाले, तो फिर उससे एनर्जी बच जाएगी। ओके, ये बताना चाह रहे हैं। रिड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को बाई 30 मिलियन टन्स बाई पर एनम बाई 2030। ओके, ये तो सही है, वो तो कम ही करेगा। अबाउट ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इस्टेब्लिश कब हुआ था, 2001 में, स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001, वेरी इंपॉर्टेंट। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये रिड्यूस करता है एनर्जी इंटेंसिटी जो है इंडियन इकोनॉमी की। ओके, फंक्शन क्या है, ये अवेयरनेस क्रिएट करता है एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन पे, प्रमोट करता है इनोवेटिव फाइनेंसिंग फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। देन देखते हैं यहाँ पे अदर इनिशिएटिव्स ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। फर्स्ट है यहाँ पे ECBC 2017, दैट इज इंडियाज एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने बोला कि इंडिया का जो ECBC एक नोटेबल एक्सेप्शन है अमंग डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, ECBC क्या है, ये रिलीज करता है, ये जो कोड है रिलीज किया गया है बाई ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। हमने देखा ये एक सेट करता है मिनिमम एनर्जी स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए किसी भी न्यू कॉमर्शियल बिल्डिंग के लिए, प्रिस्क्राइब करता है कि न्यू एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स
क्या होंगे न्यू कॉमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए जो कि इंडिया में बनेंगी, ओके, कंस्ट्रक्ट होंगी। एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे है इसकी, गवर्नमेंट बिल्डिंग हो या फिर प्राइवेट कॉमर्शियल बिल्डिंग हो विद सर्टेन स्पेसिफिकेशन, कॉमर्शियल याद रखो, ओके। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट की बात करें तो 2022 का जो है ये चेंज हुआ ईसीबीसी टू एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड में, ओके। ये अप्लाई कहाँ पे होता है, इट नॉट अप्लाइज टू ऑफिस एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स जो है जो कि सर्टेन क्राइटेरिया मीट करती हैं उन पे। देन यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स दैट इज SEEI। इसे आप लोगों ने न्यूज़ में ज़रूर देखा होगा जहाँ पे फ्रंट रनर, अचीवर, कंटेंडर, एस्पिरेंट्स की बात की गई थी स्टेट्स को, ओके। ये क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर रिलीज की थी SEEI 2021-22, डेवलप किया जाता है बाई ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन कोलैबोरेशन विद अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी दैट इज AEEE, जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे असेस क्या करते हैं, एनुअल प्रोग्रेस क्या है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इम्प्लीमेंटेशन, ओके। 51 इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं अक्रॉस 7 सेक्टर्स। कौन से ये 7 सेक्टर्स हैं, बिल्डिंग हो गई, इंडस्ट्री, म्यूनिसपैलिटी, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, डिस्कॉम्स एंड क्रॉस सेक्टोरल इनिशिएटिव्स भी हैं। की हाईलाइट्स की बात करें तो कैटेगराइज करता है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को एज फ्रंट रनर अगर 60% से ज़्यादा एफिशिएंसी है, अचीवर अगर 50 से 60, कंटेंडर होगा अगर 30 से 49.5 एंड एस्पिरेंट है अगर 30 से लेस है, ओके। देन स्टेट्स एंड फ्रंट रनर कैटेगरी कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान एंड तेलंगाना, मोस्टली साउथ इंडियन स्टेट्स, ओके। तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश की बात करें उन्होंने मोस्ट इंप्रूवमेंट दिखाई है सिंस लास्ट इंडेक्स। देन यहाँ पे उत्प्रेरक की बात की गई है दैट इज उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र। ये जो टर्म्स होते हैं वो याद रखो किससे रिलेटेड होते हैं, ओके। जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उसने इस्टेब्लिश किया उत्प्रेरक को, ये एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है एक्सेलरेट करने के लिए एडॉप्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन इंडियन इंडस्ट्री। सेटअप किसने किया, BEE ने, ओके, टू बी इम्प्लीमेंटेड टू सपोर्ट प्रोजेक्ट्स जो भी हैं इन एरियाज सच एज ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग, शोकेस फॉर एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज, इंफॉर्मेशन सेंटर, नॉलेज रिपोजिटरी। उत्प्रेरक याद रखो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है एंड ये एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ओके। देन सेंटर मैंडेटेड है कि वो बिकम होगा की रेफरेंस एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन होगा ऑन इंडस्ट्रियल एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इसी के अंडर जो कि आता है नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम दैट इज NECP। ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ये एक इंपॉर्टेंट बॉडी, ओके, इसने लॉन्च किया है नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम NECP। अगर नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम की बात करें तो ये सबसेट है क्लीन कुकिंग प्रोग्राम का, ये तो आप देख के ही समझ सकते हो। एम रिवोल्यूशनाइज करना चाहता है कुकिंग प्रैक्टिसेस को जो इंडिया में होती हैं। टारगेट क्या है कि डिप्लॉय करेगा 20 लाख इंडक्शन बेस्ड कुक स्टोव्स अक्रॉस इंडिया, ओके। फोकस क्या है, नॉन सोलर या फिर इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड इंडक्शन कुक स्टोव्स पे इसका फोकस है, जो कि अलाइन करेगा विद गो इलेक्ट्रिक इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ये गो इलेक्ट्रिक इनिशिएटिव क्या है, ये कैंपेन है जो कि एम है टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन द ई मोबिलिटी इकोसिस्टम एंड जो भी बेनिफिट्स हैं इलेक्ट्रिक कुकिंग के थ्रू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन दैट इज ICE एक्टिविटीज, ओके। देन अगर EESL की बात करें तो एक जॉइंट वेंचर है 4 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का, ओके, जिसमें NTPC लिमिटेड है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है, PFCL, RECL है, देन पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ओके। जेनेसिस इसका 2009 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर ये इनेबल करता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इनेबल करता है इकोसिस्टम को फॉर रिस्पॉन्सिबल एनर्जी अडॉप्शन जो होना चाहिए विद इनोवेशन एंड मार्केट क्रिएशन अप्रोचेज, जो कि आप यहाँ पे देख ही रहे हो, राइट। देन अदर इन्फॉर्मेशन डज नॉट टेक सपोर्ट ऑफ एनी सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट, कोई सब्सिडी यहाँ पे नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा, नहीं सपोर्ट देता उस इन चीज़ों का। देन अदर फ्लैगशिप प्रोग्राम्स क्या है EESL के, एक तो उजाला है, उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल, ये तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा। स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम, स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम, न्यूज़ में रहते हैं सब, बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम एट्सेट्रा। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये याद रखो बॉडी, इन कोलैबोरेशन विद एक्सेंचर ने रिलीज़ की एक रिपोर्ट जिसका नाम था फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2023 एंड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ओके। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की बात करें 2023 की तो ये प्रिपेयर हुई है थ्री पैरामीटर्स पे, एनर्जी इक्विटी, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी दिया हुआ है
देन यहाँ पे रेगुलेशन एंड पॉलिटिकल कमिटमेंट इसके अंडर है, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट है, एजुकेशन एंड ह्यूमन कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन। ओके, देन की फाइंडिंग्स की बात करें तो स्वीडन ने यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पाया है, फॉलोड बाय नॉर्वे एंड डेनमार्क। इंडिया को 67 प्लेस मिला है 120 कंट्रीज़ में। इंडिया एंड सिंगापुर जो है ये ओनली 2 कंट्रीज़ हैं जो कि एडवांस कर रही हैं इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एनर्जी सिस्टम परफॉर्मेंस। ये आप याद रख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। ईटी जो है एनर्जी ट्रांजेक्शन इंक्रीज हुआ है ईच कंसेक्यूटिव ईयर पिछले लास्ट डेकेड में, बट जो ग्रोथ है वो प्लेट्यू हो गई, मतलब फ्लैट हो गई है ऐसे, ओके, स्टैग्नेंट हो गई है इन द पास्ट 3 years ड्यू टू राइजिंग चैलेंजेस एंड टू द इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस ऑफ द ट्रांजिशन। एनर्जी ट्रांजिशन क्या है? ये रेफर करते हैं ग्लोबल एनर्जी सेक्टर का शिफ्ट जो है फ्रॉम फॉसिल बेस्ड सिस्टम टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ओके, फॉसिल बेस्ड में देखें तो इंक्लूडिंग ऑयल, नेचुरल गैस एंड कोल, एंड रिन्यूएबल एनर्जी में विंड एंड सोलर एट्सेट्रा। सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एंड इसके अंडर फर्स्ट टॉपिक है सर्टिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इन इंडिया। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज यूरोपियन यूनियन जो है उसने उसके ऑडिट ने फाइंडिंग्स की, जो ऑडिट फाइंडिंग्स है उसने रिवील किया है कि डेफिशिएंसीज हैं इन द सर्टिफिकेशन प्रोसेस ऑफ इंडियन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो भी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं ईयू को। ओके, इनमें हमेशा लगा ही रहता है। ओके, सो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है ये आप पहले जान लो। प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ है पहला, तो ये इन्हांस करता है हेल्थ ऑफ सॉइल, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन एंड प्लानट एज वन एंड इंडिविजुअल। देन यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी की बात की गई है, बैलेंस इकोलॉजिकल सिस्टम्स एंड साइकिल्स होंगे यहाँ पे, वर्क विद देम, एमुलेट देम, हेल्प सस्टेन देम। प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस इसके अंडर आता है, बिल्ड है ऑन रिलेशनशिप्स, कॉमन इन्वायरमेंट एंड लाइफ अपॉर्चुनिटी। ओके, ये सब प्रिंसिपल्स इतने जरूरी नहीं है बट ऊपर से याद रखो, अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रहे हैं लोग। ओके, प्रिंसिपल ऑफ केयर की बात करें तो कंसिडरेशन है ऑफ फ्यूचर जनरेशन एंड इन्वायरमेंट जो भी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानते हैं, ये प्रमोट करता है, इन्हांस करता है एग्रो इकोसिस्टम की हेल्थ को, इंक्लूडिंग बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल साइकिल एंड सॉयल बायोलॉजिकल एक्टिविटी। यूज़ करता है जो ऑन फॉर्म एग्रोनोमिक, बायोलॉजिकल एंड मैकेनिकल मेथड्स हैं, इन एक्सक्लूजन ऑफ ऑल जो सिंथेटिक ऑफ फॉर्म इनपुट्स आते हैं जैसे कि पेस्टिसाइड्स वगैरह डाल देते थे। ओके, बेनिफिट्स क्या हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के? बट यहाँ पे पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं बट वो ऑर्गेनिक होते हैं। ओके, वो फालतू वाले नहीं होते। बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग फॉर द इन्वायरमेंट अगर बात करें, ये प्रोहिबिट करता है यूज़ ऑफ हार्मफुल पेस्टिसाइड्स, हेल्दी सॉइल इससे बनती है, मिटिगेट करता है क्लाइमेट चेंज थ्रू कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन पे यूपीएससी ने शायद क्वेश्चन पूछा है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। रिड्यूस करता है इरोजन को, क्लीनर वाटर, देन स्टिमुलेट्स करता है बायोडाइवर्सिटी एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, एथिकल पास्चर बेस्ड सिस्टम एक्सेट्रा। फार्मर्स के लिए क्या बेनिफिट है यहाँ पे? रिड्यूस करता है इनपुट कॉस्ट को, मोर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, मोर रेजिलियंट है टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एक्सेट्रा। फॉर कंज्यूमर्स क्या है? हेल्दियर है, हायर न्यूट्रिशनल क्वालिटी एक्सेट्रा। देन यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस क्या है ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग को। नेचुरल फार्मिंग आप वो मत समझ लेना जो अभी प्रेजेंट डे में होती है, ये डिफरेंट है। ओके, अगर नहीं पता है तो आप एक बार सर्च कर सकते हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, यहाँ पे परमिट करता है कि ऑफ फार्म ऑर्गेनिक एंड बायोलॉजिकल इनपुट्स लाइक कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट जो होते हैं वो यूज़ कर सकें, ऑफ फार्म जो इनपुट्स हैं। ओके, नेचुरल फार्मिंग में कोई ऑफ फार्म इनपुट नहीं आता, नो एक्सटर्नल इनपुट्स ऑन फार्मलैंड्स, ओनली ऑन फार्म बेस्ड जो होते हैं इनपुट वही यूज़ होते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो ओपन है माइक्रो न्यूट्रिएंट करेक्शन करने के लिए, वहाँ पे मिनरल्स का यूज़ किया जा सकता है इसमें, बट यूज़ ऑफ मिनरल्स जो है वो अलाउड नहीं है नेचुरल फार्मिंग में। ओके, देन प्लोइंग, सॉइल टिलिंग, वीडिंग ये होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, बट ऐसा कुछ नहीं होता नेचुरल फार्मिंग में। ओके, नो प्लोइंग, नो सॉइल टिलिंग एंड नो वीडिंग डन ऑन नेचुरल फार्म्स। देन यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, स्टेटस इन इंडिया की बात करें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं इन द वर्ल्ड इंडिया में। ओके, 44.3 लाख, इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 ने बताया था, एंड विथ 59.1 लाख हेक्टेयर अंडर ऑर्गेनिक कल्टिवेशन। सिक्किम जो है इंडिया का एकमात्र वर्ल्ड का इवन 100% ऑर्गेनिक स्टेट है। यू मस्ट नो दिस। ओके, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन इंडिया है। NPOP, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ये इन्वॉल्व करता है एक्रेडिटेशन ऑफ सर्टिफिकेशन बॉडीज, स्टैंडर्ड्स फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड मार्केटिंग एक्सेट्रा। रिकॉग्नाइज किया इसे यूरोपियन कमीशन एंड स्विट्जरलैंड ने। देन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? एपेडा है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। एपेडा मीन्स एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी।
एक्रेडिट सर्टिफिकेशन बॉडीज जो होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं सर्टिफिकेशन वगैरह के लिए। देन यहाँ पे पीजीएस इंडिया के बारे में बात की गई, ये लोगो अब थोड़ा ध्यान रखो। पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ इंडिया इसका नेम है। ये इंश्योर करता है जो प्रोडक्शन है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का वो होगा इन अकॉर्डेंस विद लेड डाउन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ओके, देन ये एक फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंटेड लोगो या फिर स्टेटमेंट है। लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने। ये सर्टिफिकेशन सिस्टम को अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल बनाता है विदाउट नीड फॉर थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन एजेंसीज। देन लोकल ग्रुप जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सर्टिफिकेशन के लिए। जैविक भारत लोगो ये इंपॉर्टेंट है। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो FSSAI है उसने इंट्रोड्यूस किया है लोगो टू कम्युनिकेट द अडहेरेंस टू द नेशनल ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स। ओके, both PST and NPOP. So let's go to our next topic, that is National Cooperative Organics Limited NCOL. ये न्यूज़ में क्यों आया? बिकॉज जो ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स फॉर नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड है, ओके, NCOL, उसने लॉन्च किया है अंडर ब्रांड नेम भारत ऑर्गेनिक्स। ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च हुए हैं मेनली। ओके, लॉन्च प्रोडक्ट्स की बात करें तो 6 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च हुए हैं अंडर भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड। जैसे और ये कौन से हैं? तूर दाल, चना दाल, सुगर, राजमा, बासमती राइस एंड सोडा मसूरी राइस। कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे ऑर्गेनिक अंडर वन रूफ वो आया है, दैट इज़ नेटवर्क जो है रिटेल आउटलेट्स का फॉर ऑल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, वो स्टार्ट हुआ है थ्रू NCOL। ओके, देन NCOL जो है NOCL लिखते हैं, NCOL होगा। ये वन ऑफ द 3 न्यू कोऑपरेटिव्स है जो कि गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं। अदर 2 कौन से हैं? नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड NCEL एंड भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड दैट इज BBSSL। NOCL की बात करें तो इस्टेब्लिश इन 2023 इस्टेब्लिश हुआ था तब अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002। ओके, एम क्या है? ये प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म सभी फार्मर्स को जो कि नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं टू मेक अरेंजमेंट्स कि उनका जो मार्केटिंग हो सके उनके प्रोड्यूस की। ओके, प्रमोटेड बाई कौन प्रमोट करता है इसे? अमूल करता है प्रमोट। देन नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड करता है। देन नेफेड करता है प्रमोट, दैट इज नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। देन NDDB इसे प्रमोट करता है। नेशनल डायरी लिखा है, डेयरी होगा, डेवलपमेंट बोर्ड देन चीफ प्रमोटर है ये। ओके, देन NCDC भी प्रमोट करता है, नेशनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। मेंबरशिप इसकी कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स जो कि परमिटेड है बाई सेंट्रल रजिस्ट्रार वो इसका मेंबर बन सकता है। लेट्स सी यहाँ पे न्यू टर्म दिया हुआ है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। काफ़ी ये न्यूज़ में आता रहता है, आपको जानना चाहिए इसके बारे में। ओके, लेट्स रीड इट। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है MORD एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है MOA एंड FW, उसने लॉन्च किया ट्रेनिंग किसका? कृषि सखीज का फॉर प्रमोशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग। कृषि सखीज क्या है? इनकी बात करें तो ये प्रैक्टिसिंग फार्मर्स या फिर ट्रेंड पैरा एक्सटेंशन प्रोफेशनल्स हैं इन एग्रीकल्चर ग्रास रूट लेवल पे। ओके, देन ये इंकरेज करते हैं अडॉप्शन ऑफ इन्वायरमेंटली फ्रेंडली एंड इकोनॉमिकली वाइबल जो एग्रीकल्चरल मेथड्स हैं बाई रेजिंग अवेयरनेस रेज करके। ओके, ZBNF की बात करें जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की, तो ये नेचुरल फार्मिंग टेक्निक है जिसमें फार्मिंग होती है विदाउट यूज़ ऑफ केमिकल्स या फिर यूज़ ऑफ क्रेडिट या फिर स्पेंडिंग एनी मनी ऑन परचेस्ड इनपुट्स। कोई मनी नहीं लगानी पड़ती, इनपुट्स परचेज नहीं करने पड़ते। ओके, मेथड है ये केमिकल फ्री एग्रीकल्चर करने का, ड्राइंग फ्रॉम ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिसेस से जो लिया गया है बेस्ड ऑन 4 पिलर्स। ये 4 पिलर्स कौन से हैं? बीजामृत, जीवामृत, मल्चिंग एंड वाफासा। इसके बारे में आप देख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, देन रिड्यूस करता है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है डाउन टू जीरो ड्यू टू यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। अभी बताया ना कि नेचुरल रिसोर्सेज कोई इनपुट नहीं यूज़ करना है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो जीरो हो जाती है यहाँ पे। अवेलेबल इन एंड अराउंड द क्रॉप्स, जो भी आपको चाहिए सब इन एंड अराउंड द क्रॉप्स ही अवेलेबल होता है। ओरिजिनली प्रमोट किया गया था बाई महाराष्ट्रियन एग्रीकल्चरलिस्ट सुभाष पालेकर। देन प्रमोट हुआ यूनियन बजट 2019-20 में। देन एक रिसेंट रिपोर्ट आई है जिसने हाईलाइट किया सिग्निफिकेंटली हायर क्रॉप यील्ड है इसकी एंड अनअफेक्टेड न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है कंपेयर टू ऑर्गेनिक और कन्वेंशनल फार्मिंग। देन यहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री की बात की गई है। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज रिसेंटली जो सेंटर ने रिलीज़ किया है एक फैक्ट सीट एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करने के लिए प्रिपेयर्ड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन दैट इज़ ICFRE। फैक्ट सीट की अगर बात करें यहाँ पे तो इसने डिटेल्स रिलीज़ की हैं 36 स्पेसिफिक स्पीसीज़ की। ओके, इंक्लूडिंग बैम्बू दैट आर सुटेबल फॉर, जो कि सुटेबल है एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम एंड होम गार्डन्स के लिए।
36 स्पीसीज इंक्लूड करती हैं लॉशेनिया लूकोसेफला या फिर जिसे सुबाबुल बोलते हैं, एंड वेरियस वैरायटीज जो हैं यूकलिप्टस की, ये 36 स्पीसीज में आते हैं। ओके, सुबाबुल क्या है? ये एक इन्वेजिव स्पीसीज मानी जाती है जो कि रिपोर्ट की गई है एक वीड की तरह, 20 कंट्री से भी ज़्यादा में से एक वीड की तरह माना गया। ओके, इन्वेजिव स्पीसीज है अकॉर्डिंग टू अ IUCN डेटाबेस। यूकलिप्टस क्या है? ये हाईली वाटर इंटेंसिव है। ओके, देन यहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करते हैं। ये कॉम्बिनेशन है ऑफ प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री टुगेदर, एक साथ ही करते हैं एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। यहाँ पे कंपोनेंट्स क्या है एग्रो फॉरेस्ट्री के? क्रॉप्स, ट्रीज, लिवरस्टॉक। ओके, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम की बात करें तो ये क्लासिफाइड है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कंपोनेंट, कि कौन से कंपोनेंट है इसके अंदर। एग्री सिल्वीकल्चर बोल दिया तो क्रॉप्स एंड ट्रीज होंगे। सिल्वी पैस्टोरल बोल दिया तो पास्टर या लिवस्टक के साथ ट्रीज होंगे। देन एग्रो सिल्वो पैस्टोरल अगर ऐसे बोल दिया तो क्रॉप्स, पास्टर, ट्रीज सब साथ में होंगे। ओके, एट्रीब्यूट्स क्या है? एट्रीब्यूट्स जो है एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम के, वो ये है कि इसमें प्रोडक्टिविटी होती है, सस्टेनेबिलिटी होती है एंड एडेप्टेबिलिटी होती है। ओके, एट्रीब्यूट्स मीन गुड। अबाउट इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड फाउंडेशन एजुकेशन की बात करें तो ये एक ऑटोनॉमस काउंसिल है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉरेस्ट रिसर्च के लिए, एजुकेशन के लिए एंड एक्सटेंशन के लिए, जो कि नीड्स है कंट्री की। हेडक्वार्टर देहरादून में है। इसके अंडर 9 रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आते हैं एंड 5 सेंटर्स आते हैं इन डिफरेंट इंडियाज बायो जोग्राफिकल रीजन्स। देन चैलेंजेस क्या है एग्रो फॉरेस्ट्री को लेके? यहाँ पे शॉर्टेज है सुपीरियर सीड वैरायटीज़ की। ट्रीज जो हैं वो इंटरफेयर करते हैं एग्रीकल्चरल क्रॉप यील्ड के साथ। सफिशिएंट रिसर्च नहीं है यहाँ पे ओके ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल्स जो कि सूटेबल है फॉर द डाइवर्स एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स। तो यहाँ पे इनसफिशिएंट रिसर्च है कि कौन सा कहाँ पे सूटेबल होगा। ओके, लॉन्ग ट्री जेस्टेशन पीरियड्स होता है जिससे कि डिलेड इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स मिलते हैं। आपने पैसे तो लगा दिए, रिटर्न जल्दी नहीं आते। ओके, डिले हो जाता है। मार्केट मैकेनिज्म कोई नहीं है अच्छा सा, पैसे भी ज़्यादा नहीं मिलते। डेथ ऑफ रेम्यूनरेशन है फॉर अंडरटेकिंग ट्री कल्टिवेशन। ओके, सो इसी की दिक्कत है, अगर पैसे ही नहीं मिलेंगे आपको तो लगाओगे क्यों, राइट। देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए, जैसे कि सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, हर मेड़ पर पेड़ स्कीम। ये लॉन्च हुई थी 2016-17 में, इनकरेज करने के लिए ट्री प्लांटेशन ऑन फार्मलैंड अलॉन्ग विद क्रॉप्स। मेड़ पे पेड़ लगाने की, आप मेड़ अगर जानते होगे तो जो फार्मलैंड होती है उसके साइड का एरिया। ओके, जो थोड़ा एलिवेटेड होता है छोटा सा। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर MIDH की बात करें, ये इम्प्लीमेंट किया गया है सिंस 2014-15 हॉलिस्टिक ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चर के लिए, जो कि कवर करता है फ्रूट, वेजिटेबल, मशरूम, स्पाइसेस एट्सेट्रा। देन नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी 2014 है, इनकरेज एंड एक्सपैंड करती है ट्री प्लांटेशन को एक कॉम्प्लीमेंटैरिटी में एंड इंटीग्रेट करती है मैनर विद क्रॉप्स एंड लिवस्टॉक। एग्जेम्प्टेड, इसने एग्जेम्प्ट किया कई ट्री स्पीसीज को फ्रॉम फेलिंग एंड ट्रांजिट रूल्स एंड रिमूव्ड बैम्बू फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। बैम्बू को फॉरेस्ट प्रोड्यूस की कैटेगरी से हटा दिया है जिससे कि इनेबल कर सके लार्ज स्केल कल्टीवेशन। देन यहाँ पे अदर सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस गिवन है, लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट है यहाँ पे सेल्यूलर एग्रीकल्चर। सेलुलर एग्रीकल्चर जो है ये रिपोर्ट किया गया है, प्रमोट किया गया है इन द बैकड्रॉप ऑफ, क्यों किया गया है? क्योंकि जो फूड इंडस्ट्री है वो कार्बन एमिशंस को राइज करती है। ओके, उसकी वजह से कार्बन एमिशन राइज होता है, तो फिर सेलुलर एग्रीकल्चर को इसलिए प्रमोट किया गया है। ये होता क्या है? ओके, यहाँ पे प्रोडक्शन होता है एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स का सेल कल्चर से, ओके, रादर देन डायरेक्टली फ्रॉम एनिमल्स। ये 2 डिफरेंट अप्रोचेस का यूज़ करता है। सेल कल्टीवेशन जो कि सेलुलर है, ये डायरेक्टली जो प्रोड्यूस करता है सेल से, मीट को डायरेक्टली सेल से प्रोड्यूस करता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। ओके, देन प्रिसीजन फर्मेंटेशन एसेलुलर होता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करता है रादर देन सेल कल्चर्स, जिससे कि प्रोड्यूस होते हैं कौन से प्रोडक्ट्स, मिल्क या फिर एग वाइट प्रोटीन्स हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे DSR मेथड काफ़ी न्यूज़ में रहता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट सीडिंग राइस मेथड। ओके, लेबर शॉर्टेजेस एंड रेंस जो डिले हो रही हैं उनकी वजह से जो फार्मर्स हैं सेवरल लीडिंग राइस ग्रोइंग स्टेट्स के, उन्हें एक पुश मिल रहा है कि वो DSR मेथड को अडॉप्ट करें। DSR सिस्टम है क्या? ये राइट सीड्स जो होते हैं यहाँ पे वो डायरेक्टली फील्ड में शो कर दिए जाते हैं। ओके, एज अपोज टू जो ट्रेडिशनल मेथड था ग्रो करने का, कि नर्सरी में ग्रो करते थे उसके बाद लाके फ्लडेड फील्ड में लगाते थे, ट्रांसप्लांट करते थे, वो नहीं होता यहाँ पे। ओके, DSR की बात करें तो वाटर जो है वो रिप्लेस कर दिया गया है बाय रियल केमिकल हर्बिसाइड्स। एंड ट्रांसप्लांटिंग की बात करें तो स्टैंडिंग वाटर जो होता है वो एक्ट करता है हर्बिसाइड की तरह एंड प्रिवेंट करता है वीड के ग्रो
होने का, बट वीड्स यहाँ पे बहुत होते हैं। ओके, एज बाई डिनाइंग देम ऑक्सीजन इन सबमर्स्ड स्टेट। एडवांटेजेस क्या है? वाटर कंजर्वेशन हो जाता है, मीथेन पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं होता, ये एक अच्छी बात है। लेस लेबर रिक्वायर्ड होता है इसके लिए। बट डिसएडवांटेजेस क्या है? सीड डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, वीड इसमें बहुत ज़्यादा निकल आते हैं, एंड हर जगह के लिए सूटेबल भी नहीं है। ओके, कि कहीं भी आपने लगा दिया। देन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सॉइल, दैट इज ई सॉइल, वेरी इंपॉर्टेंट। रिसर्चर्स ने डेवलप किया है इलेक्ट्रॉनिक सॉइल को, जो कि एक लो पावर बायो इलेक्ट्रॉनिक ग्रोथ सबस्ट्रेट है। ये क्यों किया है? हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन के लिए। ये क्या होता है देखेंगे। ई सॉइल कैन इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट, ये इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट कर सकती है रूट सिस्टम को एंड ग्रोथ इन्वायरमेंट को जो प्लांट्स का होगा। ओके, हाइड्रोपोनिक्स इज एक सॉइल फ्री प्लांट कल्टीवेशन टेक्निक है जो यूटिलाइज करती है वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड सबस्ट्रेट को फॉर रूट अटैचमेंट। ओके, बेनिफिट्स क्या है इसके? प्रिसाइज न्यूट्रिएंट कंट्रोल होता है, जिससे फास्टर ग्रोथ होती है। यील्ड्स इसमें काफ़ी अच्छे होते हैं एंड सुपीरियर क्वालिटी प्रोड्यूस होता है। इनेबल करता है कि वर्टिकल कल्टीवेशन किया जा सके लार्ज टावर्स में स्पेस एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए। ड्रामेटिकली ये लेस वाटर्स में मेनली यूज़ होता है कंपेयर टू कन्वेंशनली जो ग्रोन प्लांट्स होते हैं। सिग्निफिकेंटली इसमें पेस्ट जो होते हैं वो ज़्यादा नहीं होते, राइट। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ये बहुत हैं। सेटअप कॉस्ट जो है वो हाई है, स्पेशल एक्सपर्टीज चाहिए, हर कोई नहीं कर सकता, एंड ससेप्टेबिलिटी है कि वाटर बॉर्न डिसीजेस भी इसकी वजह से हो सकती हैं। देन यहाँ पे मियावाकी प्लांटेशन मेथड दिया गया है, इसके बारे में भी शायद यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। जो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड है SECL, उसने अंडरटेक किया प्लांटेशन की प्लांटेशन करेगा मियावाकी मेथड का यूज़ करके इन कोल बेल्ट रीजन ऑफ छत्तीसगढ़। ओके, ये किसने इजाद की थी ये टेक्निक? जापानीज बॉटनिस्ट अकिरा मियावाकी। ओके, इन्वॉल्व करते हैं यहाँ पे प्लांट करते हैं नेटिव ट्रीज जो होते हैं, स्रब्स होते हैं, ग्राउंड कवर प्लांट्स को विद इन एवरी स्क्वायर मीटर, जिससे कि क्रिएट होती है एक डेंस कैनोपी लेयर टॉल ट्रीज की इन स्मॉल लैंड पार्सल्स। ओके, बेनिफिट्स क्या हैं इसके? फॉरेस्ट रैपिडली ग्रो हो जाते हैं, यूटिलिटी है इसकी अर्बन फॉरेस्ट्री में, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इंक्रीज होता है, रिड्यूस करता है एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन को, एंड अट्रैक्ट करता है जो भी लोकल बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स होते हैं। देन यहाँ पे लास्ट टॉपिक इसके अंडर दिया है रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, दैट इज रैस। ये एक टेक्नोलॉजी है जहाँ पर वाटर को रिसाइकल किया जाता है एंड रीयूज़ किया जाता है आफ्टर मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन, एंड रिमूवल होता है सस्पेंडेड मैटर एंड मेटाबोलाइट्स का। ओके, सुना ही होगा इसके बारे में। यूज़ क्या है? हाई डेंसिटी कल्चर होता है यहाँ पे वेरियस स्पीसीज ऑफ फिश का, यूटिलाइज करता है मिनिमम लैंड एरिया एंड वाटर को। एडवांटेजेस क्या होते हैं? रिड्यूस करता है ऑपरेशनल कॉस्ट को, क्लाइमेट रेजिलियंस है इसमें, प्रोडक्शन होता है ब्रॉड रेंज ऑफ स्पीसीज का। ओके, देन जुडिशियस यूज़ होता है लैंड एंड वाटर का, देखा ही हमने यहाँ पे। डिसएडवांटेज क्या है? कैपिटल कॉस्ट यहाँ पे हाई होगी, रिक्वायरमेंट होगी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की। ओके, एंड एटसेट्रा। देन मिसलेनियस टॉपिक्स यहाँ पे कुछ गिवन है, एंड फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे है G20 समिट इनिशिएटिव्स और डॉक्यूमेंट्स। ये न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि जो G20 समिट है वो एंड हुई है वेरियस यूनानिमसली अडॉप्टेड प्रिंसिपल्स एंड डॉक्यूमेंट्स के साथ, एंड यहाँ पे बताया गया कि जो मेनली G20 का टॉपिक है कवर किया जाएगा इंटरनेशनल रिलेशंस जो आएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस की जो PT 365 सीरीज आएगी उसमें। ओके, देन यहाँ पे की इनिशिएटिव्स एंड आउटकम डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट इनिशिएटिव डॉक्यूमेंट जो है वो है मिलेट्स एंड अदर एंशियंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव, दैट इज महाऋषि। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि किससे रिलेटेड है? मिलेट से रिलेटेड है, याद रखना, भूलना मत। ओके, सो लेट्स सी कि क्या दिया इसके बारे में। पार्टिसिपेंट जो थे G20 मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट के ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम फॉर हेल्दी पीपल एंड प्लैनेट, उन्होंने यूनिनिमसली सबने मिलके सपोर्ट किया कि लॉन्च करते हैं महाऋषि को। ओके, इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे होगा? वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद में होगा। ओके, विद टेक्निकल सपोर्ट इसे जो प्रोवाइड करेंगे ICRISAT एंड 1 CGIAR सेंटर्स एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। फोकस कहाँ पे होगा? फोकस होगा रिसर्च एंड अवेयरनेस में अबाउट एग्रो बायोडाइवर्सिटी, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, अलाइनिंग विद इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। ये काफ़ी न्यूज़ में रही थी, मिलेट्स से रिलेटेड चीज़ें 1-1.5 साल से हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। मिलेट्स जो है इसे न्यूट्री सीरियल्स बोलते हैं, श्री अन्न भी बोलते हैं इसे। ओके, सुपर फूड बोलते हैं फिर, जो कि मेनली ग्रो होता है मार्जिनल लैंड्स पे इन ड्राई एरियाज ऑफ टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कौन से क्लाइमेट में कितना टेम्परेचर चाहिए, कितनी रेनफॉल चाहिए, ये सब आप देखो। ओके, एंड प्लीज़ पोस्ट करो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो फिर कमेंट सेक्शन में लिख के दो, जिससे कि बाकी भी इंटरेस्ट ले सकें। अगर आप पोस्ट करते हो तो आपको ही बेनिफिट होगा। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, दैट इज GBA।
इंडिया ने लॉन्च किया है GBA ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस G20 समिट पे। ओके, एम क्या है इसका? ये कैटालिटिक प्लेटफॉर्म की तरह सर्व करेगा जो कि फोस्टर करेगा ग्लोबल कोलैबोरेशन को फॉर एडवांसमेंट एंड वाइड स्प्रेड ऑफ अडॉप्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। इंपॉर्टेंट है। ओके, GBA मेंबर्स की बात करें तो 7 G20 कंट्रीज आएंगे। ये बिल्कुल याद मत रखो, ऊपर ऊपर से देखो कि G20 कौन है, ये पता होना चाहिए। ओके, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, इंडिया, इटली, साउथ अफ्रीका, USA, ये इसके G20 मेंबर्स हैं। देन 4 G20 इन्विटी कंट्रीज हैं यहाँ पे, बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशस, UAE। बांग्लादेश याद रखो है, पाकिस्तान नहीं है, श्रीलंका नहीं है। 8 नॉन G20 कंट्रीज हैं यहाँ पे, आइसलैंड, केन्या, गयाना, पराग्वे, सेशल्स, श्रीलंका, युगांडा एंड फिनलैंड। 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्ल्ड बैंक, ADB, WEF, वर्ल्ड LPG ऑर्गेनाइजेशन, UN एनर्जी फॉर ऑल, यूनिडो, बायो फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म, ICAO, IAA, इंटरनेशनल एनर्जी फोरम, इरेना, IRENA, वर्ल्ड बायोगैस एसोसिएशन। ये आप 2-3 बार देख लो, थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का? ये एम करता है कि जल्दी से जल्दी सब लोग बायोफ्यूल्स को अडॉप्ट कर लें, अपटेक कर लें, बाकी को रिप्लेस करके। ओके, फैसिलिटेट करता है डेवलपमेंट, एडॉप्शन, इम्प्लीमेंटेशन को ऑफ रिकॉग्नाइज जो भी स्टैंडर्ड्स है फॉर बायोफ्यूल्स, अडॉप्शन एंड ट्रेड। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑन लाइफस्टाइल, दैट इज HLPs फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे आउटलाइन किए गए हैं 9 हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑन लाइफस्टाइल्स। देखते हैं। ये प्रमोट करता है इंटरलिंकेजेस जो हैं बिटवीन डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एजेंडाज के बीच में। सपोर्ट करता है इंटरनेशनल एंड नेशनल एफर्ट्स जो हैं टुवर्ड्स मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल पीपल। देन प्रमोट करता है इन्वायरमेंटली फ्रेंडली इंडिविजुअल्स को, सस्टेनेबल प्रोडक्शन को एंड कम्युनिटी बिहेवियर को। मेन स्ट्रीम करता है जो सस्टेनेबिलिटी है ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी। देन लेवरेज करता है पोटेंशियल जो है डेटा एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का फॉर सस्टेनेबल इकोसिस्टम। रिकॉग्नाइज एंड एम्पलीफाई करता है जो रोल है लोकल कम्युनिटीज़ का, लोकल एंड रीजनल गवर्नमेंट्स का एंड ट्रेडिशनल नॉलेज का। स्ट्रेंथन करता है इंटरनेशनल कॉपरेशन को, कलेक्टिव एक्शन को, पार्टनरशिप को। देन यहाँ पे नेक्स्ट है G20 2023 एक्शन प्लान ऑन एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन SDGs, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये फोकस करता है की ट्रांसफॉर्मेटिव ट्रांजिशन एरियाज पे, जैसे कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन हो गया, implementing sustainable, inclusive and just transition globally while leaving no one behind. फाइनेंसिंग फॉर एक्सेलरेशन प्रोग्रेस ऑन SDGs, इसकी बात की गई है यहाँ पे। ये बताता है कि इन्हांस करना चाहिए जो एक्सेस है एडुकेट फाइनेंस का फ्रॉम ऑल सोर्सेज, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, क्रिटिकल है। इनक्रेज करता है इनोवेटिव इंक्लूसिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म को, सच एज ब्लेंडेड फाइनेंस। ब्लेंडेड फाइनेंस हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था, आप इसके में बता सकते हो क्या है, नहीं पता है तो आप सर्च करके बताओ। ग्रीन बॉन्ड्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, रीअफर्म करता है जो नीड है असिस्ट करने की डेवलपिंग कंट्रीज को इन अटेनिंग लॉन्ग टर्म डेट सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल्स के बारे में। ये क्या है? ये एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है फॉर सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट ब्लू इकोनॉमी। मेजरली कॉल फॉर, जो मेजरली बताता है कि यहाँ पे इस्टेब्लिश एंड इम्प्लीमेंट करना है ब्लू इकोनॉमी मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन मैकेनिज्म को। इन्हांस करना है ओशियन फाइनेंस को। प्रमोट करना है यूजिंग मरीन स्पेशियल प्लानिंग। एड्रेस करना है मरीन पॉल्यूशन जो हो रहा है एंड रिवर्स करना है बायोडाइवर्सिटी लॉस को। देन रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्ट करना है इंडिजिनस एंड ट्रेडिशनल नॉलेज को। ब्लू इकोनॉमी के बारे में बात करें तो इसके अंडर क्या होता है? सस्टेनेबल यूज़ होता है ओशन रिसोर्सेज का फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इम्प्रूव लाइवलीहुड्स एंड जॉब्स एंड ओशन इकोसिस्टम की हेल्थ जो है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। ये बताया वर्ल्ड बैंक ने। SDG 14 जो है वो डेडिकेटेड है ब्लू इकोनॉमी को लेके। ओके, ये कंजर्व एंड सस्टेनेबल यूज़ करना चाहते हैं ओशन, सीज एंड मरीन रिसोर्सेज का। ब्लू इकोनॉमी इनकम्पास क्या करता है? रिन्यूएबल एनर्जीज के अंडर आता है, फिशरीज, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, वेस्ट मैनेजमेंट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 4th क्लीन एनर्जी मिनिस्टीरियल CEM 14 जो है एंड 8th मिशन इनोवेशन MI8 मीटिंग को। ओके, सो ये न्यूज़ में क्यों था? इंडिया ने होस्ट किया है 4th क्लीन एनर्जी मिनिस्टीरियल CEM 14 एंड 8th मिशन इनोवेशन मीटिंग जो है अंडर थीम क्या थी? एडवांसिंग क्लीन एनर्जी टुगेदर। ओके, क्लीन एनर्जी मिनिस्टीरियल CEM की बात करते हैं। एक हाई लेवल ग्लोबल फोरम है जिसका इंडिया भी मेंबर है। ओके, क्या करने के लिए फोरम है? एडवांस करता है कि क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को सब लोग अडॉप्ट कर लो टू इंक्रीज ट्रांजिशन टू अ ग्लोबल क्लीन एनर्जी इकोनॉमी। ओके, इनिशिएटिव्स कौन से लॉन्च हुए हैं? CEM हब्स एक इनिशिएटिव है, क्लीन एनर्जी मरीन हब्स। ओके, ये क्या करता है? ये क्रॉस सेक्टोरल पब्लिक प्राइवेट प्लेटफॉर्म है जिससे कि डी रिस्क करेंगे जो भी इन्वेस्टमेंट्स होंगी
जो कि नीडेड है टू प्रोड्यूस लो एंड जीरो एमिशन फ्यूल्स, जो कि ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे बाई मैरीटाइम सेक्टर। देन यहाँ पे देख लेते हैं 7 मिशंस कौन से हैं मिशन इनोवेशन के अंडर। तो यहाँ पे अर्बन ट्रांजिशन है, नेट जीरो इंडस्ट्रीज़ है, मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज MIB है, क्लीन हाइड्रोजन है, ग्रीन पावर्ड फ्यूचर है, जीरो एमिशन शिपिंग है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। ये आप याद रखो, इंपॉर्टेंट है। ओके, देन यहाँ पे मिशन इनोवेशन की बात करें तो ये ग्लोबल इनिशिएटिव है जिससे कि क्लीन एनर्जी को अफोर्डेबल, अट्रैक्टिव एंड एक्सेसिबल ये लोग बनाना चाहते हैं। ओके, सभी के लिए। फर्स्ट फेज़ लॉन्च हुआ था पेरिस एग्रीमेंट के साथ 2015 में। मिशन इनोवेशन 2.0 सेकेंड फेज़ जो था इसका वो लॉन्च हुआ 2021 में। इसमें 23 कंट्रीज़ हैं एंड EU, ओके, एंड इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ वॉर। ये न्यूज़ में क्यों था? एक्सपर्ट्स ने यहाँ पे रेज किया है कंसर्न, किस रेस्पेक्ट में? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड एसोसिएटेड कॉस्ट जो है रसिया यूक्रेन वॉर की एंड इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की। ओके, ये लोग लड़ रहे हैं, उससे इन्वायरमेंटल डैमेज बहुत हो रहा है, क्योंकि इतना कुछ करेंगे तो क्या ही होगा। की इनिशिएटिव्स जो लॉन्च हुए हैं टू मिनिमाइज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ वॉर, वो देखते हैं। पहले लॉन्च किए गए हैं कि कैसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए वॉर के टाइम पे, राइट। जेनेवा कन्वेंशन है 1949 का, ये इम्पोज करता है रेस्ट्रिक्शंस ऑन वॉरफेयर मेथड जो भी यूज़ किए जा रहे हैं टू एम, जिनका एम है वाइड स्प्रेड लॉन्ग टर्म एंड सीवियर डैमेज कॉज करना नेचुरल एनवायरनमेंट को। ब्रंटलैंड रिपोर्ट, इसके बारे में आप तो जानते ही हो गया। ये रिपोर्ट है एक आर कॉमन फ्यूचर जिसने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972, ये प्रोहिबिट करता है यूज़ जो है ऑल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का। UN कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट 1992 रियो कॉन्फ्रेंस, जहाँ से UNFCCC, UNCBD, UNCCD निकले थे। इसका प्रिंसिपल 24 क्या बोलता है? ये एम्फेसाइज करता है दैट आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो है ये फंडामेंटली हार्मफुल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, एंड नेशंस को अर्ज करता है कि अडेयर करें कि इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल नॉर्म्स पे ड्यूरिंग वॉर। ओके, प्रिंसिपल 25 जो एम्फेसाइज करता है कि इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंडिविजिबिलिटी होनी चाहिए पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। देन रोम स्टैट्यूट्स 1998, इसका आर्टिकल 12 बोलता है कि ये एड्रेस करता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए स्टेट्स के रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल डैमेज, कि इन्वायरमेंटल डैमेज मत करो उस टाइम पे, राइट, इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। खुद लड़ो बट इन्वायरमेंट को डैमेज मत करो। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इन्वायरमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बाय UN जनरल असेंबली जो है ये रिकॉग्नाइज करता है इंपॉर्टेंस को ऑफ प्रिवेंटिंग इन्वायरमेंटल एक्सप्लॉयटेशन ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। देन ड्राफ्ट प्रिंसिपल्स जो हैं ऑन प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट इन रिलेशन टू आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स 2022, ये अडॉप्ट किए गए थे बाय इंटरनेशनल लॉ कमीशन, एंड ये प्रिंसिपल जो है वो प्रोवाइड करते हैं एक फ्रेमवर्क कि क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए ड्यूरिंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। देन UN कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ मिलिट्री और एनी अदर होस्टाइल यूज ऑफ इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन टेक्निक्स ENMOD 1976 है। ये एम करता है प्रिवेंट करने में मिलिट्री या फिर होस्टाइल यूज जो है इन्वायरमेंट का, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन टेक्निक्स के लिए। ओके, सो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मिस कर सकते हो टॉपिक। ओके, अकॉर्डिंग टू मी, अदरवाइज पढ़ लो। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है KBLP, इसके बारे में जानते हैं। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है वो सिक्योर किया उसने एक फाइनल फॉरेस्ट क्लियरेंस। ओके, आपने एक और पढ़ा था कि अगर कोई कंपनी है वो फॉरेस्ट क्लियर कर रही है तो उसके लिए कंपेंसेट करना पड़ेगा अलग फॉरेस्ट जमा के। ओके, वो सब याद रखना। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो अप्रूव हुआ था 2021 में अंडर नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। लोकेशन क्या है, कहाँ पे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट होना है? ये बुंदेलखंड रीजन जो एक ड्रॉट प्रोन रीजन है, सूखा पड़ जाता है। ओके, विच स्प्रेड्स अक्रॉस 13 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ये इन्विसाज करता है ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम केन रिवर टू बेतवा रिवर, वाटर डेफिसिट। ओके, बोथ रिवर्स जो है ये ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना रिवर की। 2 फेजेस में होगा। फेज 1 में क्या है, कंस्ट्रक्शन होगा दौधम डैम कॉम्प्लेक्स का एंड सब्सिडी यूनिट्स का सच एज लो लेवल टनल, केन बेतवा लिंक कैनल एंड पावर हाउसेस का। फेज 2 में क्या होगा, कंस्ट्रक्शन होगा लोअर ओर डैम का, बीना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट का एंड कोठा बैरेज का। देन केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट यहाँ पे आप देखोगे तो ये है बेतवा रिवर, ये है केन रिवर। ओके, और ये लिंक करेंगे यहाँ से बीच में। यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व पड़ता है, ये भी सबमर्ज होगा इसी में, इसको भी घड़ियाल वगैरह यहाँ पे हैं तो उसको भी हार्म होगा थोड़ा। ओके, थोड़ा नहीं बहुत होगा, काफ़ी ज़्यादा ट्रीज भी कट जाएंगे यहाँ पे। सिग्निफिकेंस क्या है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का? ये एड्रेस करता है जो कि वाटर स्कार्सिटी जो है बुंदेलखंड रीजन की फॉर वाटर सप्लाई एंड इरिगेशन। पावर जनरेशन होगा 103 मेगावाट का ऑफ हाइड्रो पावर एंड 27 मेगावाट सोलर पावर जनरेट होगी। कंसर्न्स क्या है, ये बहुत है। लॉस होगा 20 लाख ट्रीज का,
सबमर्जेंस हो जाएगा जो एरिया है पन्ना टाइगर रिजर्व का, एंड थ्रेट होगा यहाँ पे वाइल्ड लाइफ को, जैसे कि घड़ियाल हो गए, केन घड़ियाल सेंचुरी के। ओके, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, इसके बारे में बात करते हैं। ये फॉर्मुलेट किया था मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन ने, जिसका नेम हम मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। ओके, किस लिए किया था कि जो ट्रांसफ़र कर सकें वाटर को सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन में। ओके, बेस्ड ऑन नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी को बनाया गया है, जो कि 13 रिवर लिंक्स प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करती है, पेनिसुलर में 16 एंड 14 अंडर हिमालयन कॉम्पोनेंट। ये याद रखना है किसमें कितने करती है। ओके, देन यहाँ पे अदर रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स न्यूज़ में जो थे, कालासा बंदूरी प्रोजेक्ट है यहाँ पे क्या हुआ था कि टेंडर्स जारी कर दिए गए थे फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कालासा बंदूरी प्रोजेक्ट। ये दोनों ट्रिब्यूटरी है मांडोवी रिवर की, जिसे महादाई रिवर भी बोलते हैं। ओके, ये टेंडर्स जारी किए गए थे और क्लियरेंस नहीं, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस या फिर फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं लिया गया था। ओके, ऐसे ही जारी कर दिए थे। एम क्या है इसका, इस प्रोजेक्ट का, ये डाइवर्ट करेगा जो वाटर्स फ्रॉम 2 ट्रिब्यूटरीज ऑफ महादाई रिवर मीन्स मांडोवी, कालासा एंड बंदूरी की ट्रिब्यूटरी और मालप्रभा रिवर में लिंक करेंगे ले जाके। ओके, देन महादाई ओरिजिनेट होती है भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इन बेलगावी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका एंड फ्लो करती है इनटू द, मतलब ड्रेन करती है इन अरेबियन सी इन गोवा। ओके, आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। एम्ड एट फैसिलिटेटिंग ड्रिंकिंग वाटर फॉर टाउन्स इन ड्रोट हिट नदर्न कर्नाटका, जो ड्रोट वाले रीजन है वहाँ पे ले जाएंगे पानी। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे गिवन है सैंड माइनिंग। न्यूज़ में क्यों था ये, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उसने कंसेंट जो है एसपीसीबी का मींस स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, वो मैंडेटरी कर दिया अगर आपको रिवर सैंड माइनिंग करनी है। इम्पैक्ट क्या होते हैं रिवर सैंड माइनिंग के, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे बायोडाइवर्सिटी का डिस्ट्रक्शन होता है ऑफ एक्वेटिक एंड राइपेरियन हैबिटेट, कोस्टल इरोजन होता है, चेंज हो जाता है डेल्टाइक स्ट्रक्चर्स में एंड क्वेरीज में, चेंजेस होते हैं वाटर फ्लोज में, फ्लड रेगुलेशन, मरीन करेंट्स में, वाटर टेबल कम पड़ जाती है, नीचे चली जाती है, पॉल्यूशन होता है ग्राउंड वाटर का, डिलाइन होता है प्रोटेक्शन का अगेंस्ट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जैसे कि फ्लड ड्रॉट्स आ गए तो प्रोटेक्शन ही नहीं मिलती अगर रिवर सैंड माइनिंग आपने कर रखी है बहुत ज़्यादा। ओके, क्योंकि एक्स्ट्रा कर देते हैं लोग। अबाउट सैंड अगर बात करें तो ये सेकेंड मोस्ट एक्सप्लॉयटेड नेचुरल रिसोर्स है आफ्टर वाटर। ओके, वर्ल्ड में वो भी। मेन सोर्सेज क्या है सैंड के इन इंडिया, एक तो रिवर से, रिवर बेड एंड फ्लड प्लेन, लेक्स एंड रिजर्वायर से मिल जाती है, एग्रीकल्चरल फीड से, कोस्टल मरीन सैंड से, पैलियो चैनल से। पैलियो चैनल्स आप एक बार सर्च करो एंड पोस्ट करो कमेंट में कि क्या होता है। ओके, रेगुलेशंस फॉर सैंड माइनिंग इन इंडिया, क्या रेगुलेशंस है इंडिया में। सैंड जो है क्लासिफाइड है माइनर मिनरल की तरह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अंडर MMDR एक्ट, दैट इज माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है और माइनर मिनरल्स वो होता है स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, एंड अकॉर्डिंगली रेगुलेट करते हैं थ्रू स्टेट स्पेसिफिक रूल्स जो भी उनके स्टेट के होंगे। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इश्यू किया है सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइंस 2016। इसमें क्या होता है कि एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग होती है गाइडलाइंस फॉर सैंड माइनिंग 2020, जो कि रिलीज़ किया गया सप्लीमेंट की तरह। ओके, टू द 2016 गाइडलाइंस जो भी आई थी। देन आउटलाइन करता है फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स को, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन होता है यहाँ पे माइनिंग मिनरल रिसोर्सेज का एंड उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करना, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। राइट, सेट करता है कि प्रोसीजर होना चाहिए रिप्लेनिशमेंट के लिए, स्टडी ऑफ सैंड, पोस्ट इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया उसके बाद मॉनिटर करो, प्रोसीजर होना चाहिए इन्वायरमेंटल ऑडिट के लिए, कंट्रोल होना चाहिए इंस्टेंस ऑफ इलीगल माइनिंग जो लोग कर लेते हैं। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने प्रिपेयर किया है सैंड माइनिंग फ्रेमवर्क 2018। ये सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो सैंड आप याद रखो कि एक माइनर मिनरल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है। फ्रेमवर्क एनविसाज करता है कि अल्टरनेटिव सोर्सेज जो है सैंड की इन फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चर्ड सैंड, एम सैंड से बोलते हैं, फ्रॉम क्रस्ट रॉक, ये आप इन सब चीज़ों से निकालो, बाकी इधर मत करो कुछ। सैंड फ्रॉम ओवर बर्डन ऑफ कोल माइंस। देन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये पढ़ लो, ये अच्छा है। जेनेसिस इस्टेब्लिश हुआ था 2010 में अंडर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। न्यू दिल्ली इसकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सिटिंग है, अदर प्लेसेस पे भी सिट करते हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई। तो अगर ऐसा पूछ ले कि सिर्फ न्यू दिल्ली तो वो गलत होगा। फंक्शंस क्या है यहाँ पे, इफेक्टिव एंड एक्सपीडियस डिस्पोजल होता है केसेस का जो कि रिलेटेड होते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्सेट्रा से। रिलीफ प्रोवाइड करता है एंड कंपनसेशन प्रोवाइड करता है फॉर डैमेजेस जो भी हुए हैं टू पर्सन्स एंड प्रॉपर्टी। ये कोई ये बाउंड नहीं है कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को फॉलो करेगा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से गाइडेड है, मैंडेटेड है कि डिस्पोज करेगा एप्लीकेशंस एंड अपील्स जो भी होंगी 6 मंथ्स ऑफ फाइलिंग के अंदर, जैसे ही फाइल किया उसके 6 मंथ के अंदर इसे डिस्पोज करना होगा जो भी एप्लीकेशन या अपील है।
देन यहाँ पे अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ गिवन है, ये भी कंप्लीट कर लेते हैं बिकॉज हम 12 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, थोड़ा ये लेक्चर्स एक्सटेंड करता हूँ मैं. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक हियर. यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क 2023-27. यहाँ पे क्या हुआ है कि नीति आयोग एंड यूएन ने साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क 2023 से 27 के लिए. ऊपर ऊपर से देख लो, इंपॉर्टेंट हो सकता है बट इतना डिफिकल्ट नहीं होगा. ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया UNSTCF 2023-27 जो है ये बिल्ट है ऑन 4 स्ट्रेटेजिक पिलर्स जो कि डिराइव हुए हैं फ्रॉम 2030 एजेंडा, दैट इज पीपल, प्रॉस्पेरिटी, प्लैनेट, पार्टिसिपेशन. ओके, देन 4 इंटरलिंक्ड पिलर्स हैं और इनके 6 आउटकम एरियाज हैं. हेल्थ एंड वेलबींग, न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी, क्वालिटी एजुकेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिसेंट वर्क, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट वॉच एंड रेजिलियंस, देन एम्पावरिंग पीपल, कम्युनिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस. देन रिप्रेजेंट करता है यूएन डेवलपमेंट सिस्टम के कलेक्टिव ऑफर को टू इंडिया फॉर अचीवमेंट ऑफ यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. देन UNSTCF डिजिग्नेटेड है प्रिंसिपल प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन इंस्ट्रूमेंट की तरफ फॉर यूएन डेवलपमेंट सिस्टम एट कंट्री लेवल. देन यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर रेजिलियंट एंड इंक्लूसिव सप्लाई चेन एनहांसमेंट, दैट इज राइज के बारे में बात की गई है. लेट्स सी. राइज एक इनिशिएटिव है वर्ल्ड बैंक एंड G7 का अंडर जापान प्रेसिडेंसी. एक ये $40 मिलियन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है जहाँ पे डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं लोग सप्लाई चेन्स जो भी हैं फॉर क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट्स. ओके, एम क्या है, ये सपोर्ट करता है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ को इन प्लेइंग बिगर रोल्स, की एक बड़ा रोल प्ले करें इन मिड स्ट्रीम मीन्स मिनरल प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग एंड डाउन स्ट्रीम में भी, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली में, इन सप्लाई चेन्स ऑफ क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट्स. ओके, देन यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है अर्थ सिस्टम बाउंड्रीज, दैट इज ESBs. ये क्या है कि एक रिसर्च हुई है यहाँ पे जिसने बताया कि 7 आउट ऑफ 8 जो ESBs हैं, अर्थ सिस्टम बाउंड्रीज हैं, जो कि क्रिटिकल हैं फॉर स्टेबिलिटी ऑफ अर्थ हेल्थ एंड सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, वो क्रॉस हो गई हैं. ओके, ESBs क्या है, एक साइंटिफिकली क्वांटिफाइड सेफ एंड जस्ट लिमिट्स हैं फॉर क्लाइमेट, फ्रेश वाटर, बायोडाइवर्सिटी एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन. बताया जाता है कि अगर इन्हीं लिमिट्स के अंदर हम ऑपरेट करेंगे तो मेंटेन कर सकें एक स्टेबल एंड रेजिलिएंट प्लैनेट को विद एक्सेसिबिलिटी टू नेसेसरी रिसोर्सेज. बट कितना मेंटेन किया ये देख सकते हो आप, 7 आउट ऑफ 8 क्रॉस हो चुकी हैं. ये हार्ड लिमिट्स हैं एंड इवन टेम्परेरी ओवर शूटिंग है ऑफ सम ऑफ द बाउंड्रीज कैन परमानेंटली डैमेज द प्लैनेट्स क्रिटिकल सिस्टम. ओके, सो इसके आप थोड़ा सा देख सकते हो, जो इतना यहाँ पे दिया हुआ है इतना आप अच्छे से पढ़ो. देन नेक्स्ट है यहाँ पे कूल रूफ पॉलिसी. यहाँ पे क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने अनाउंस किया है कूल रूफ पॉलिसी का. क्यों? रिड्यूस करना चाहता है जो इम्पैक्ट है हीट का बिल्डिंग पे. ओके, कूल रूफ पॉलिसी ये मैंडेटरी है सभी गवर्नमेंट एंड नॉन रेजिडेंशियल कॉमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए. एम क्या है कि यहाँ पे बिल्डिंग्स को थर्मली रेजिलिएंट बनाएंगे एंड रिड्यूस करेंगे एनर्जी कंजम्पशन को. ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब आप कंप्लायंट होगे उसके लिए. ओके, देन इंसुलेशन जो है रूफ का वो कैसे किया जाएगा, पेंट या फिर लिक्विड लगा दो हाई रिफ्लेक्टिविटी वाला. देन प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल लाइक PVC, पॉलीविनिल क्लोराइड मेम्ब्रेन्स या फिर बिटुमेन बेस्ड सीटिंग कर दो उस पर. देन यहाँ पे मिशन 50K EV4 इको दिया हुआ है. यहाँ पे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है SIDBI, उसने लॉन्च किया एक पायलट प्रोग्राम जिसका नेम है पायलट स्कीम है जिसका नेम है मिशन 50K EV4 इको. ओके, मिशन का एम क्या है, ये स्ट्रेंथन करता है EV इकोसिस्टम को, इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम को इंडिया में बाय फाइनेंस देके EV परचेज को थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेंडिंग टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस MSMEs को एंड NBFCs को रेस्पेक्टिवली. देन ये सर्व करता है एज अ प्रीकर्सर टू SIDBI वर्ल्ड बैंक इवॉल्व प्रोग्राम. जो है इवॉल्व प्रोग्राम कहाँ से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से, ध्यान रखो. देन पेरोव्स्काइट दिया हुआ है यहाँ पे, देखते हैं. साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है दैट एक नैनो स्केल इंक जो है कोटिंग कुड इम्प्रूव, ये इम्प्रूव कर सकती है स्टेबिलिटी इतना कि ये नेक्स्ट जनरेशन जो पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स होंगी वो सूटेबल हो जाएंगी फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन सोलर सेल्स. थोड़ा इंपॉर्टेंट है बट इतना कुछ नहीं, ये नाम याद रखो कि कहाँ से रिलेटेड है. ये एक नेचुरली अकरिंग मिनरल है फॉर ऑफ कैल्शियम टाइटेनेट. प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये लाइट वेट है, हाई ऑप्टिकल कंडक्टिविटी एंड एब्जॉर्प्शन है इसका, हाई एफिशिएंसी है, चीपर है प्रोडक्शन में. ओके, कंपेयर टू ट्रेडिशनल जो सिलिकॉन बेस्ड सेल्स होती हैं. देन यहाँ पे एप्लीकेशंस देखें तो सोलर पैनल इंडस्ट्री में एंड स्पेस टेक्नोलॉजी में इसका यूज़ हो सकता है. लिमिटेशंस क्या हैं, ये डिकम्पोज हो जाता है जब मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है. अगर एक एफिशिएंसी ड्रॉप देखने को मिलता है एंड एनर्जी आउटपुट भी कम हो जाता है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एट्सेट्रा.
देन नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है 1CGIAR ग्लोबल इनिशिएटिव, जो आईक्री सेट है, इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी अरिड ट्रॉपिक्स, जिसका एम है टू कंट्रोल द इंस्टेंस ऑफ इलीगल माइनिंग। उसने ज्वाइन किया है वन कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च, दैट इज CGIAR ग्लोबल इनिशिएटिव। आईक्री सेट क्या है? ये इस्टेब्लिश हुआ था अंडर मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड CGIAR इन 1972। ये एक इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका फोकस है ऑन ट्रॉपिकल ड्राईलैंड एग्री फूड सिस्टम इनोवेशन पे। देन एग्रीसेट इन इंडिया जो है इज़ वन ऑफ CGIAR रिसर्च सेंटर है। CGIAR की बात करें, 1CGIAR की, तो एक रिफॉर्मुलेशन है CGIAR की पार्टनरशिप्स का एंड ग्लोबल प्रेजेंस का, जिसका जो एम करता है ग्रेटर इंटीग्रेशन इम्पैक्ट पे इन द फेस ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस। CGIAR के बारे में बात करें तो एक पब्लिकली फंडेड नेटवर्क है एग्री फूड इकोसिस्टम रिसर्च सेंटर्स का, इस्टेब्लिश हुआ था 1971 में। एम क्या है? ये बिल्ड करता है यूनिफाइड अप्रोच को टू ट्रांसफॉर्मिंग फूड, लैंड एंड वाटर सिस्टम्स टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस। प्रोजेक्ट जो है ऑफ क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, CCAFS, जो कि एक इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम है, ये कैरी आउट किया था अंडर अ कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन CGIAR, जो कि हेडक्वार्टर्ड है फ्रांस में। देन यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है नॉर्मन बोरलॉ फील्ड अवार्ड फॉर फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन। डॉक्टर स्वाति नायक जो हैं, जो कि एक इंडियन साइंटिस्ट हैं एट इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI, उन्हें नेम किया गया, वॉज नेम्ड द रेसिपिएंट ऑफ प्रेस्टिजियस अवार्ड इन 2023। सी इज़ रिकॉग्नाइज फॉर, उन्हें क्यों रिकॉग्नाइज किया जाए? उनके इनोवेटिव अप्रोच जो है उनकी फॉर टू इंगेजिंग स्मॉल होल्डर फार्मर्स इन डिमांड ड्रिवन राइस सीड सिस्टम एंड जो अडॉप्शन है क्लाइमेट रेजिलियंट एंड न्यूट्रिशियस राइस वैराइटीज़ का। ये $10,000 का अवार्ड है जो कि रिकॉग्नाइज करता है एक्सेप्शनल साइंस बेस्ड अचीवमेंट इन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन बाई एन इंडिविजुअल, एक सिंगल इंसान होना चाहिए अंडर द एज ऑफ 40। ओके, तो ये भी 40 के अंडर होंगी। इंडोर्ड बाई रॉकफेलर फाउंडेशन। देन यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड एट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ो अच्छे से इसमें। ओके, यहाँ पे क्या हुआ है कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है NBWL, उसने डी नोटिफाई कर दिया है इंटायर जो गलथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी जो निकोबार आइलैंड में थी फॉर द, क्यों किया है इसे डी नोटिफाई? जैसे कंस्ट्रक्शन हो सके प्रपोज्ड जो है इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ICTP प्रोजेक्ट का। ओके, सो डेवलपमेंट जो है इस मेगा कंटेनर टर्मिनल का ये पार्ट है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड का। देन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ग्रांट कर दिया इन्वायरमेंटल क्लियरेंस इस प्रोजेक्ट के लिए, 2022 में ही कर दिया था। 4 कंपोनेंट्स हैं इसके, इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा, ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, पावर प्लांट होगा, एक न्यू टाउनशिप भी होगा दैट कुड कॉन्स्टिट्यूट अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा 30 सालों के लिए। ओके, इश्यूज़ क्या है इसको लेकर के? यहाँ पे ट्री कवर का बहुत लॉस होगा, मैंग्रोव्स का लॉस होगा, एडवर्स इम्पैक्ट होगा बायोडाइवर्सिटी एंड मरीन लाइफ पे। ओके, देन एनक्रोचमेंट होगा यहाँ पे ट्राइबल एरियाज़ में, क्योंकि आप डी नोटिफाई कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है, राइट। देन ग्रेट निकोबार आइलैंड की बात करें यहाँ पे तो सदर्न मोस्ट आइलैंड है निकोबार आइलैंड आर्चीपिलागो का। आप एक बार सर्च करके जस्ट गूगल मैप पे देखो, काफ़ी हेल्प करेगा आपको। हैज़ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पार्ट ऑफ यूनेस्कोज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। अगर रिसर्च सर्च करोगे आप ग्रेट निकोबार आइलैंड या फिर गैलिथिया बे के बारे में, तो बिल्कुल एकदम साउथ में पड़ेगा पूरे अंडमान एंड निकोबार के। ओके, बहुत ही एकदम साउथ में, उसके बाद तो सीधा इंडोनेशिया आने लगता है थोड़ी दूर पे, राइट। देन मुल्ला पेरियार डैम के बारे में यहाँ पे बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है सर्वे ऑफ इंडिया को कि वो बताए कि केरला मेगा पार्किंग प्रोजेक्ट जो है नियर मुल्ला पेरियार डैम, वो एनक्रोच तो नहीं कर रहा पेरियार लेक लीज एग्रीमेंट को जो 1886 में हुआ था। ओके, सर्वे ऑफ इंडिया क्या है? ये एक नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेटअप हुआ था 1767 में। ओके, वर्क करता है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मुल्ला पेरियार डैम की अगर हम बात करें यहाँ पे तो कंस्ट्रक्ट हुआ था ड्यूरिंग 1887 1895 एंड ओन्ड ऑपरेटेड एंड मेंटेन करता है इसे तमिलनाडु गवर्नमेंट विद इन पेरियार टाइगर रिजर्व, ये पड़ता है वहीं पे, तो इंपॉर्टेंट है। ओके, कि पेरियार टाइगर रिजर्व के अंडर ये पड़ता है। लोकेटेड है इन अपर रीचेज ऑफ द रिवर पेरियार विच फ्लोज इनटू केरला आफ्टर ओरिजिनेटिंग इन तमिलनाडु। सो इसी के साथ ही ये टॉपिक सारे इस लेक्चर के खत्म होते हैं। लेट मी टेल यू कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या कवर करूँगा।
सो यहाँ पे हमने अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ तक कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस इन न्यूज़ जो होंगे ये कंप्लीट करेंगे, एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट ट्राई करेंगे कि ये पूरा का पूरा हम ख़त्म कर दें, या फिर एक दो टॉपिक बच गए तो बच गए, अदरवाइज उसके नेक्स्ट लेक्चर में ज्योग्राफी का एंड जो प्लेसेस इन न्यूज़ हैं सारा कुछ खत्म हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इन द केस यू लाइक इट। थैंक यू, एंड प्लीज़ शेयर करते रहो। ओके।